तो बैंक के ईमानदार और कर्मठ ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को हरास कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि 2022 में 28 मार्च को मैंने ऐसी ही पत्रकार वार्ता उसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने फैक्ट शेयर किए थे। एक ऋण हुआ था बैंक में 20 करोड़ का, जिसमें बैंक के अधिकारियों द्वारा, बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बहुत बड़ी वायलेशंस की गई थी और 20 करोड़ रुपया एक ही बार में रिलीज़ कर दिया गया था। तो उसके लेके मैंने ये बताया था कि ये ऑल टुगेदर जो है ये बिल्कुल गलत है, बैंक को डुबाने वाली बात है। तो तत्कालीन हमारे जो प्रबंध निदेशक थे उन्होंने मुझे 4/4/2022 को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन के इमीडिएट बाद जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर श्री विनोद कुमार जी हैं, उन्होंने अप्रैल महीने 2022 को इस बैंक को ज्वाइन किया। 28/4/2022 को मुझे ऑनरेबल कोर्ट, सिविल कोर्ट धर्मशाला में मुझे राहत मिली। मेरी सस्पेंशन और ट्रांसफ़र पे मुझे स्टे मिली और 29/4/2022 को मैं बैंक के प्रबंध निदेशक श्री विनोद कुमार अब के एडमिनिस्ट्रेटर के पास में गया कि इस तरह से मेरी जो सस्पेंशन और ट्रांसफ़र है वो रुक गई है और इन ऑर्डर्स की आप पालना करें। लेकिन इन्होंने अपने चैम्बर में मेरे साथ बदतमीजी करी। मैं एक जो संविधानिक हमारा अधिकार है जिसमें मैं एससी कैटेगरी में भी आता हूं, तो मैंने इनको बोला भी कि मैं एक संवैधानिक अधिकार के नाते मेरे साथ इस कैटेगरी के बिलोंग होने के कारण और ईमानदारी के लड़ने के लिए मेरे विरुद्ध ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस अधिकारी का जो मतलब यानी कि रवैया था, उसने कि आई डोंट वांट टू लिसन द नेम ऑफ द एससीज, दिस वाज द वर्डिंग ऑफ दिस एमडी एंड ही स्टार्टेड। मुझे इन्होंने प्रताड़ित करना उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया। वो ना ऑर्डर वो हाई कोर्ट के इम्प्लीमेंट किए गए। फिर मैंने कोर्ट में इनके विरुद्ध कंटेम्प्ट डाली। इन्होंने आगे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें जाके इन्होंने उसमें अपील करी, उसमें भी इनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इन्होंने हाई कोर्ट में अपील डाली। हाई कोर्ट ने भी उस अपील को खारिज करते हुए मेरी फेवर में जो डिसीजन दिया। लेकिन इन बिटवीन जो मेरे अगेंस्ट इन्होंने एक जो इनका अधिकार किसी तरह की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ओनली फॉर द कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, वेयर एज मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी। और जो युद्धचंद बैंस के लोन का मुद्दा जो था वो पब्लिक डोमेन में था, आप पत्रकार बंधुओं ने पहले उठाया था। मेरी तो 28/4 को कोई बात किसी आदमी से हुई होगी कि इस तरह से हुआ है, तो वो तो मैंने पब्लिक डोमेन के इंस्पेक्शन ऑडिट सेक्शन का मैं एजीएम होने के नाते कि ये हमारे जो ऑडिटर हैं उन्होंने ये चीज़ें उठाई हैं कि ये लोन गलत हुआ है, इसमें ये कमियां पाई गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन करें। मैंने भी वो लिखा, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। रादर मेरे पे एक्शन हुआ, मुझे चार्जशीट कर दिया गया। चार्जशीट करने के बाद एक अधिकारी को इंक्वायरी ऑफिसर लगाया। इंक्वायरी में मेरे विरुद्ध जो है पूरे प्रेशर और डरा धमका के जो मैंने तथ्य जो दिए उनको बिल्कुल दरकिनार करके मेरे विरुद्ध वो प्रोसीडिंग्स प्रूव हुई। मुझे एजीएम से 8 साल के बाद एजीएम के पद से मुझे डिमोट कर दिया गया, एक सीनियर मैनेजर बना दिया गया और मेरी पोस्टिंग जो वो देरा में कर दी गई। उसके बाद मैंने यही हमारे विनोद कुमार जी के डिसीजन के अगेंस्ट मैंने निदेशक मंडल में अपनी अपील डाली, जो कि हमारे रूल 64 है, हमारे कर्मचारियों को जो रूल लगते हैं उनके तहत मैंने अपील डाली। अपील की सुनवाई निदेशक मंडल ने करी और उसमें मुझे राहत दी गई। मुझे दोबारा एजीएम बना दिया गया। लेकिन भिंडामना देखिए, और हमारे जो ये प्रबंध निदेशक और आज के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी वायलेशंस ऑफ नॉर्म्स की बात मैं करूं तो ये एक हमारे नियमावली जो हमारी जिसको कह सकते हैं कि लीगल प्रोसीजर जो है उसमें ये है कि कोई भी आदमी अपने डिसीजन में खुद जज नहीं हो सकता।
जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इन्होंने मेरे साथ करी थी, जब मैं अपील में गया था तो ये व्यक्ति जो थे वो अपील में नहीं बैठ सकते थे, उसके बावजूद ये वहां पे बैठे। इन्होंने मेरी 2 इंक्रीमेंट सरकवाई, जिससे मेरी डिप्टी जनरल मैनेजर की जो मेरी 2 सितंबर 2022 में डीपीसी हुई थी उसको रोक दिया गया और मुझे 3 साल तक मुझे मेरी जो ड्यू प्रमोशन थी वो नहीं मिली। वो जाके मेरे को 6/2/2025 में मुझे डीजीएम बनाया गया। लेकिन जो मुझे हाई कोर्ट ने मुझे जो बेनिफिट्स मेरे पुराने सितंबर 2022 से दिए थे वो आज तक नहीं दिए गए हैं। उसके बीच में इन्होंने मेरे विरुद्ध एक और षड्यंत्र रचा। जब मैं अपनी पोस्टिंग मेरी अन्नी में थी तो एक झूठ की चार्जशीट जो तैयार की गई, जिसमें युद्धचंद बैंस के लोन में जो मुख्य एक अधिकारी हमारे रिटायर हो चुके अधिकारी हैं सतवीर मिनाज जी, वो इंक्वायरी में 69(2) सेक्शन एक हमारा कोऑपरेटिव है उसमें वो दोषी पाए जा चुके थे। उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए उसको अपॉइंट किया गया और मेरे जो ऑफिस था वो गैर कानूनी ढंग से वहाँ से डॉक्यूमेंट लिए गए, उनकी टेम्परिंग की गई। उसको आधार बना के 20/7/2024 को मेरे को दोबारा फिर चार्जशीट किया गया। उसमें एलिगेशन क्या लगाए गए? एक मेरा मेडिकल बिल था। मेडिकल बिल मैं 13 मार्च 2024 को सैंक्शन के लिए हेड ऑफिस में भेज रहा हूँ अन्नी से, और अन्नी यहाँ से धर्मशाला से करीब 450 किलोमीटर है। तो मैंने एक मैसेंजर जो मेरे अपने दोस्त थे, मैंने उनके थ्रू जो है वो बिल भेजा और वेरीफाई वो नहीं था डॉक्टर से, तो मेरी मिसिस ने वो 14 तारीख को जो वेरीफाई किया और 14 तारीख को ही हेड ऑफिस में बाय हैंड जो है वो दे दिया गया। तो मुझ पे ये एलिगेशन लगाया कि वो सेटल्ड प्रोसीजर के अगेंस्ट है। उसमें कोई दवाई झूठी नहीं थी, उसमें कोई बिल झूठा नहीं था कुछ, लेकिन मुझे इम्प्लीकेट करने के लिए वो कहावत है ना, जो भेड़िया और एक मेमना था, जिसमें कि मेमने को खाना था भेड़िए ने, तो उसको बोला गया कि तो मेरे पानी को झूठा, तो भेड़िया तो नीचे पी रहा था पानी, तो उसने ये बोला कि तूने गाड़ियाँ निकाली होनी। बोला गाड़ियाँ नहीं निकाली थी, मैं तो अभी जन्म हुआ मेरा। तो बोला तेरे पूर्वजों ने निकाली। तो वो इन्होंने विनोद कुमार जी ने वो मेरे साथ किया। उस इंक्वायरी के आधार पे एक ये चार्ज मेरे पे लगाया गया। सेकंड चार्ज मेरे पे ये लगाया गया कि आपने अपनी ड्यूटी अन्नी में होते हुए आप यहाँ पे आए हैं और एक धर्मशाला में आए हैं और एक मेडिकल आपने अपना जिसको कहते हैं कि टेस्ट करवाया है। उसमें मेरी सबमिशन ये थी कि मुझे आपने 6 दिन का एक पर्टिकुलर ब्रांच को इंस्पेक्शन करने का टाइम दिया था। अगर इन बिटवीन हमारे चेयरमैन साहब ने मुझे किसी बैंक के कार्य से बुलाया था तो मुझे उनके आदेश जो वो फॉलो करने थे और मैं उन आदेशों का पालन करते हुए यहाँ आया था और उनसे मिलने के बाद मैंने वो टेस्ट भी करवाया है और नेक्स्ट डे मैं अपनी ड्यूटी पे चला गया हूँ। जो गैप 1 दिन का मेरा पड़ा है वो संडे मैंने वहाँ पे लगाया है और 6 दिन का ही मैंने टीए बिल क्लेम किया, ना कि मैंने टीए बिल जो है यहाँ का क्लेम किया कि धर्मशाला में आया मेरे को चेयरमैन साहब ने बुलाया। नहीं, जो मेरी 6 दिन का इंस्पेक्शन का पीरियड था उसी का 6 दिन का मैंने वो क्लेम किया है। दूसरा चार्ज ये मेरे पे लगाया गया जिसमें कोई भी सत्यता नहीं है। ये सब इम्प्लीकेट करने के लिए, मुझे ये करने के लिए तूने मेरे पे कंटेम्प्ट लगाई, तूने मेरे आदेश नहीं माने, तो गलत आदेश तो मैं नहीं मानूंगा। तो फिर 4th वन क्या था, मेरी छुट्टियों का इन्होंने ये लगाया, मेरे पे एलिगेशन लगाया कि आपने जो छुट्टियां आप वहाँ से भेजी वो हमारे पास रिसीव नहीं हुई। आप पत्रकार बंधु या मैं आम पब्लिक से पूछना चाहता हूँ कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैंने तो प्रॉपर डिस्पैच नंबर लगा के मैंने छुट्टियां भेज दी। यहाँ पे जो जिन अधिकारियों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनमें से विनोद कुमार जी तब एमडी थे, मिस्टर अमित गुप्ता वो जीएम थे, मिस्टर सतवीर मिनाज जिन्होंने इंक्वायरी करी वो यहाँ पे जीएम के पद पे थे, मिस्टर नवनीत शर्मा जो इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के इंचार्ज थे, मिस्टर अशोक धीमान जो इस्टेब्लिश सेक्शन में बैठे थे, जिन्होंने टीए बिल सैंक्शन करके डायरेक्ट मेरे खाते में डाला हुआ है 3/5/2024 को। अगर मेरा टीए बिल गलत था तो सैंक्शन करके मेरे खाते में डायरेक्ट क्यों डाला गया? क्या ये
अब मैनेजमेंट की गलती नहीं है, अगर मेरा टीएवएल गलत होता रिजेक्ट करते। मेरी छुट्टी, मेरी आज भी छुट्टी आप देखें 350 दिन मेरा जो है वो एज ए अर्न लीव पड़ा हुआ है मेरे खाते में। आज 150 से प्लस मेरी जो छुट्टियां हैं मेडिकल लीव्स वो पड़ी हुई हैं। 3 साल आज मेरे इस 2025 की मेरी कम से कम 10 कैजुअल लीव पड़ी हुई हैं। 24 की मेरी 15 कैजुअल लीव्स हैं। 23 की जो बात ये कर रहे हैं उसमें भी मेरे को 15 कैजुअल लीव्स मिलती हैं। तो मैंने क्या उनका अचार डालना था? मैंने तो वही लीव मैंने काटनी थी। इन्होंने जानबूझ करके मुझे वो नीचा दिखाने के लिए इन्होंने किया। विडंबना भाग्य की आप देखिए, जब ये मेरे पे चार्जशीट लगा दी गई तो 28/4/2025 को ना, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक मेरे से जूनियर अधिकारी नवदीप महाजन, उस आदमी को मेरा इंक्वायरी अफसर लगा। क्या एक जूनियर अधिकारी मेरा एक सीनियर का ये हो सकता है? ये 1971 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन है कि कोई भी इंक्वायरी करने के लिए अधिकारी है वो जो डेलिक्वेंट ऑफिसर है उससे क्वाइट सीनियर आदमी जो है उसका करेगा। लेकिन उस चीज़ की कोई भी, मैंने बार बार मेरिट्स पे लिख के दिया कि एक जूनियर अधिकारी मेरी जो है इंक्वायरी नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद तब ये हमारे जो विनोद कुमार जी वहाँ से चेंज हो गए थे, आदित्य नेगी जो IAS के ऑफिसर थे, सेटलमेंट ऑफिस में वो तैनात थे और एडिशनल चार्ज उनका बैंक का था। वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टर विनोद कुमार, ये क्योंकि डिविजनल कमिश्नर थे, उनके डायरेक्ट इम्पैक्ट में काम करते हुए उन्होंने दोबारा फिर मुझे इम्प्लीकेट किया। उन्होंने वो इंक्वायरी नहीं रोकी और एक्स पार्टी इंक्वायरी जो है 13/5/2025 को मेरे विरुद्ध कर दी गई। और उसमें क्या हुआ कि उसके बाद फिर जो मैं हाई कोर्ट में इसी को लेके 28/4/2025 को निदेशक मंडल के पास मैंने ये बोला कि मैं DGM की डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है मेरा निदेशक मंडल है, ना कि MD है। तो निदेशक मंडल ने 28/4 को मेरी चार्जशीट जो है वो ड्रॉप कर दी कि ये एक MD जो है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं है, वो कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन मेरे विरुद्ध नहीं ले सकता है। और उन्होंने ऑन मेरिट्स, उसमें जो मेरिट पे मैंने उनको तथ्य बताए, उस राकेश शर्मा जी को उनको कहा कि आप ये वायलेशन अधिकार नहीं है। उन्होंने उसी आज फायदा उठाते हुए उस दिन मीटिंग नहीं होने दी। उसमें जो कन्फर्मेशन ऑफ लास्ट मीटिंग एजेंडा की कन्फर्मेशन होनी थी वो जानबूझ के नहीं की गई। और बैंक के इतिहास में जो 1920 से बैंक चल रहा है, ओनली मेरा जो चार्जशीट ड्रॉप करने का एजेंडा था वो कन्फर्म नहीं किया गया, ओनली इसलिए कि इस आदमी को हमने रगड़ा देना है। तो उसके बाद फिर मैं उसको लेके हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट का डिसीजन 18, अभी लेटेस्ट आपको पता होगा, 18 दिसंबर 2025 को उसमें डिसीजन आया। मेरे सारे पुराने जो बेनिफिट्स थे जो मुझे नहीं दिए गए थे उन्होंने अलाउ किए और उसमें ये कहा कि ये जो इनकी चार्जशीट का जो मामला है वो हम इसमें डिसाइड नहीं करेंगे। ये पहले निदेशक मंडल इस चीज़ को डिसाइड करे कि क्या एक जूनियर अधिकारी जो है वो एक सीनियर अधिकारी के कर सकता है। 18/4 को ये ऑर्डर आता है, 20/12 को ये लोड होता है अपना कोर्ट की साइट पे। कोर्ट की साइट पे 8 बजे ये ऑर्डर पड़ता है और 9 बजे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वो पूरे अपने एस्टेब्लिशमेंट के अफसरों को, अमित गुप्ता जिसमें इन्वॉल्व है, विनीत शर्मा उसमें इन्वॉल्व है, कश्मीर सिंह ठाकुर इसमें इन्वॉल्व है, ये राकेश शर्मा उसमें इन्वॉल्व है, ये सभी को बुला के तो मेरे जो डिसमिसल ऑर्डर हैं वो 9:50 पे साइन करते हैं और 9:58 पे रात को वो डिसमिसल ऑर्डर डाल दिए जाते हैं। क्या बैंकिंग का ये मतलब कौन सी इमरजेंसी ऐसी थी या तो कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा था कि मुझे रात को 10 बजे 9:58 पे ईमेल की जाती है कि आपको बैंक से डिसमिस कर दिया गया। ठीक मेरे 10 दिन जो थे मेरे रिटायरमेंट को बचते थे। मेरी 34 साल की सर्विस है, 34 साल में बैंक ये बोल दे या ये
चौथी पैसे का भी मेरे पे कोई एलिगेशन हो कि चौथी पैसे की भी मैंने कहीं पे भी कोई हेरा फेरी की हो या गलत लोन दिया हो, हजारों करोड़ में 1000 करोड़ से कम ज़्यादा एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं लोन दे चुका हूँ। मुझे एक भी मेरा प्रबंध निदेशक या एडमिनिस्ट्रेटर साहब ये बता दे कि मैंने कोई ऐसा वो किया है तो मैं उनका दोषी हूँ। और मैं जहाँ तक हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब की मिसडीड्स हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 18/4/2023 में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे बैंक में इन्होंने ज्वाइन किया था। 18/4/2023 को नहीं 22 को इन्होंने ज्वाइन किया और 24/9/2024 तक ये हमारे बैंक के प्रबंध निदेशक के तौर पे ये रहे। अब इन्होंने अपने इस टेन्योर में एक हमारे ऑफिसर हैं ग्रेड 1 आज नगरी में पूछते रहे, वो हेड ऑफिस में एज ए ग्रेड 2 हुआ करते, एस्टेब्लिशमेंट में सेक्शन में होते। 80% वो विकलांग हैं, 80% विकलांग हैं। उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था कि प्रलॉन्ग सिटिंग आपकी ठीक नहीं है और आप ज़्यादा नहीं, लेकिन यही हमारे अपने प्रबंध निदेशक और एडमिनिस्ट्रेटर थे, इन्होंने उस आदमी को इंसिस्ट किया, उसको शो कॉज नोटिस दिए, उसको चार्जशीट किया, उसकी पे बंद कर दी और मेरे को लगता है कि 2 साल तक उस आदमी को कोई भी तनख्वाह वगैरह जो नहीं दी गई। फिर उस आदमी ने अपना जो हमारा सेंटर में कमीशन फॉर डिसेबल्ड पर्सनस है वहाँ पे उस आदमी ने अपने अप्रोच किया। उसमें हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने वहाँ पे एक देखिए एक कितने बड़े सीनियर ऑफिसर 2009 बैच के हैं, इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी कि जो विकलांग आयोग की जो शर्तें हैं वो कांगड़ा बैंक पे इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। क्या ये पाकिस्तान का संविधान चलता है कांगड़ा बैंक पे जिस पे नहीं होती हैं? वो गलत एफिडेविट दिया इन्होंने वहाँ पे हाई कोर्ट में एज वेल एज कमीशन के पास। फिर उसके बाद उसी व्यक्ति ने इस कोर्ट में जो सिविल कोर्ट धर्मशाला है वहाँ पे एक केस किया उन्होंने। उस केस के ऊपर यहाँ पे मैडम नरुला हैं, उन्होंने डायरेक्शन दी कि इस आदमी के जो अधिकारी हैं हमारे विनोद कुमार जी, उनके अगेंस्ट जो FIR लॉन्च होनी चाहिए। तो आज की डेट में FIR नंबर 162 जो है इनके अगेंस्ट धर्मशाला थाने में चली हुई है और उन्होंने उस FIR को कैंसिल करवाने के लिए हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया हुआ है, लेकिन आज तक कोई वो नहीं इनको रिलीफ मिली है। उसके बाद ये जो हमारे एक और आज जो डेट पे कि ऊना में अभी हाल ही हैं युद्धचंद बैंस जी ने एक FIR लॉन्च करवाई है इनके अगेंस्ट, FIR नंबर 408। ये 27/12/2025 को इनके अगेंस्ट हुई है। ये मामला मैं आपको बताऊं, इस FIR में मेरा नाम भी है। 8 अधिकारियों के विरुद्ध ये FIR लॉन्च हुई है। अब मुझे देखो, मैं तो एक छोटा सा डिप्टी जनरल मैनेजर के पोस्ट से हुआ, लेकिन ये 2008 के अधिकारी IAS एक बहुत बड़ा पद होता है। तो इनके टाइम में इनको ये पता नहीं था कि जिस ज़मीन की ये वैल्यूएशन 72 करोड़ रुपया बता रहे हैं वो बैंक ने पैसा दिया था 7,85,00,000 रुपया 2017 में बैंक ने ही मनाड़ी में खरीदने के लिए दिया था युद्धचंद बैंस जी को। तो प्रॉपर्टी बैंक की हुई या उस आदमी की हुई? क्योंकि 75% पैसा तो बैंक का लगा है, 25% उसका है, तो ये बैंक की प्रॉपर्टी है। तो ये अधिकारी जब प्रबंध निदेशक थे, अमित गुप्ता ने इस चीज़ की जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है वो उसने अप्रूव करवाई है, जिसके ऊपर उन्होंने रिजर्व प्राइस फिक्स किया है 72 करोड़। ये 10.5 करोड़ की रजिस्ट्री थी, तो ये 72 करोड़ में कैसे आ गई? और ये जो है जो राकेश शर्मा मौजूदा ऑफिशिएटिंग जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने ये इंटीमेट करी है 72 करोड़। तो वो रिकॉर्ड कहाँ गया? ये रिकॉर्ड की, इस रिकॉर्ड की भी मैंने जब जनवरी 2025 में मैंने एज ए AGM रिकवरी मैंने ज्वाइन किया, जब RTI युद्धचंद बैंस की मेरे पास आई तो मैंने कहा था जो हमारा जो उत्तरदायित्व है RTI का इन्फॉर्मेशन देना, तो मुझे ये बताया गया कि रिकॉर्ड नहीं है। तो मैंने सारी छानबीन के बाद ये पाया कि जो पर्टिकुलर जहाँ पे वैल्यूएशन हुई है वो वहाँ से पेपर ही गुम है, ये मैंने ही उठाया था। ये जो गलत लोन हुआ तब भी मैंने उठाया, जब ये ऑडिटर ने इसको पॉइंट आउट किया तब भी मैंने उठाया, और थर्ड में जो अब ये डॉक्यूमेंट्स हुए तब भी मैंने उठाया।
तो इसके अगेंस्ट आज की डेट में ये इसमें हमारे विनोद कुमार जी की 100%, अमित गुप्ता की, मिस्टर राकेश शर्मा की, इनकी 100% इन्वॉल्वमेंट है, इनमें अपना इंटरेस्ट है इन लोगों का, क्योंकि ये इन पोस्टों पे चिपके रहना चाहते हैं। अब अमित गुप्ता की मैं बात बताऊं, इन्होंने अपने कार्यकाल में 2016 में एक ऐसा लोन दिया जरी ब्रांच में जाके 1,30,00,000 का, चुनीलाल चौहान आउट ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन, उस बंदे ने एक पैसा भी वापस नहीं किया। और अब ओटीएस का जो अभी इन्होंने सेटलमेंट करी थी, ओटीएस में 1,58,00,000 का उसको बेनिफिट दे दिया गया। और हमारी ओटीएस में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो भी ऑफिसर है, जो इसके लिए वो पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। तो आज इस अमित गुप्ता के अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं है? ये अभी बैठे हैं। अभी विनोद कुमार जी ने जो कागज गुम करवाने ओटीएस में उसको डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया, 5 डिस्ट्रिक्ट से बाहर हम काम नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे अधिकारी 5 डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाके लोन दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या इनका उत्तरदायित्व डायरेक्ट नहीं है? अब 25 लाख रुपए का जो बैंक को आउट ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन में लोन देने का या कार्य करने का पेनल्टी लगी है, तो बैंक अधिकारियों पे नहीं डलना चाहिए वो 25 लाख रुपया? या जो 13 या 14 करोड़, 24 करोड़ रुपया एक लोनी का ओटीएस में माफ किया गया, तो वो किसकी गलती थी? जब लोन देती बार वायलेशंस हुई, तो आज की डेट में उस ओटीएस पॉलिसी में इस चीज़ की वहाँ पे स्पष्ट रूप से चर्चा है कि अगर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स, जो ऑफिसर इन्वॉल्व हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है फिक्स होनी चाहिए। तो आज क्यों नहीं उन ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है? वो कैसे जनरल मैनेजर के पदों पे बैठे हुए हैं, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेटर के पद पे बैठा हुआ बंदा, उनके अगेंस्ट भी तो होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस चीज के लिए बोल रहा हूं। मेरा अब देखिए, अब मेरे साथ जो इन्होंने किया, 10 दिन पहले मुझे डिसमिस कर दिया गया 34 पैसे का मेरे पे एलिगेशन, कोई फाइनेंशियल एलिगेशन लगा के बता दें। मेरे आज ऑनरेबली मेरे जो प्रबंध निदेशक कैंसिल जफर इकबाल जी, मैं उनका धन्यवादी हूं, उन्होंने मेरे को 31 तारीख को ऑनरेबली मुझे रिटायर किया। अगर मुझे बैंक द्वारा ऑनरेबली रिटायर किया गया तो मेरे ड्यूज कहाँ गए? जो मुझे ग्रेस्टी मुझे मिलनी थी, जो मुझे लीव इनकैशमेंट जो मुझे मिलनी थी, वो कहाँ है? आज तक मुझे नहीं दी गई। 3 महीने की मेरी पे है, अप्रैल, मई और जून 2022 की। जब बोर्ड ने मेरी सारी जो मेरे पर जो एलिगेशन थे वो सारे बेवकूफ एलिगेशन थे ही नहीं, ये तो मनगढ़ंत लगाए थे। जब बोर्ड ने इस चीज़ को समझा कि ये जो है इस आदमी को ईमानदार, एक हमारे आपने सुना होगा कि विसल ब्लोअर एक्ट जो हमारा एक प्रोविज़न है, उसमें कोई भी आदमी जो बैंक का अधिकारी है या कर्मचारी है, अगर कोई करप्शन अपने इंस्टीट्यूशन में देखता है तो उसके विरुद्ध वो आवाज़ उठा सकता है। लेकिन हमारे इन प्रोविजंस की कंप्लाइंस किसने करनी है? यही हमारे अधिकारी जो आईएएस अधिकारी हैं, यही जो हमारे क्यों लगाए जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस में। हो सकता है हमारे निदेशक मंडल में कोई बेसिक क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, इन लोगों को इसलिए लगाया जाता है कि इनको नियमों की पूरी पता होता है, एक्ट रूल का पता होता है, उसकी या अनुपालना के अनुसार बैंक को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को अच्छे ढंग से चला सकें। लेकिन यही लोग जब इस चीज़ को वायलेट कर रहे हैं, अब बैंक में एमडी की जो अपॉइंटमेंट होती है वो सेक्शन 35B के अंडर होती है, उसमें बड़े स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व भी बताया गया है कि एमडी किस चीज़ के लिए किया जाता है और एमडी का कार्यक्षेत्र क्या है। एमडी जो है वो निदेशक मंडल के अंडर काम करने के लिए बातें हैं, वो अपने इंडिपेंडेंट अपनी डिक्टेटरशिप नहीं दिखा सकता है। तो अभी जो मैं एक और डिफरेंस, बोर्ड और ये जो हमारे प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनमें भी डिफरेंस है। ओनली आरसीएस ने या गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप बोर्ड के फंक्शंस करेंगे, आप पावर नहीं यूज करेंगे। उनकी पावर्स और फंक्शन में अंतर है। फंक्शन एक रूटीन काम को चलाने के लिए है, पावर जो है वो पावर, आप देखो ना बोर्ड में तो 21 बंदे होते हैं, यूनैनिमसली डिसीजन होता है, प्रशासक तो एक आदमी है। तो इसमें उसके बाद जब मेरे स्टे ऑर्डर्स जो आए हैं, मेरे 29 दिसंबर को आए हैं, उसने बड़ी गंभीरता से उस चीज़ को कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अपने डिसीजन को अपने आप नहीं ले सकता है, इसलिए मुझे स्टे मिली है, वो ऑन मेरिट्स मिली है। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको, 2 तो मैंने आप FIR इनकी बता दी हैं, और एक जब ये हमारे बैंक में जो मैंने कार्यकाल इनका बताया कि
18/4/2022 से 24/9 तक ये रहे। उस टाइम पे ये बैंक में एयर मार्केट हमारी एकोमोडेशन है। आपने पता होगा हमारी जो धौलाधार कॉलोनी में है, बहुत बड़ा हमारा वहाँ पे एक एकोमोडेशन है। तो ये पूरा अपने टेन्योर में उसमें क्यों नहीं रहे? ही वॉज कंपेल्ड टू रिजाइड इन दैट, बट उन्होंने नहीं रहे। 18,000 रुपया किस कैपेसिटी में वे एचआरए क्लेम करते रहे, जिसमें 4.5 लाख रुपया इन्होंने क्लेम किया। क्या वो सही बात है? मेरे को तो 4.5 पैसे का बता देंगे मैंने किया, और 4.5 लाख रुपए का इन्होंने किया है। उसका मेरे को जवाब दें कि किस अधिकार में इन्होंने लिया। ये वायलेशन है, क्लियर कट वायलेशन है, जो फाइनेंशियल इन्वेजलमेंट है ये। और इसको मैं ये चाहता हूं कि सरकार इसका संज्ञान ले और इनकी रिटायरमेंट से पहले पहले इनकी इंक्वायरी करे और इनका जो पेनल्टी बनती है उसको लगाएं। जैसे मुझे डिसमिस किया गया है तो इनके ऊपर भी इनका भी उत्तरदायित्व बनता है कि इनको भी डिसमिस किया जाए। ठीक है, ये रहते रहे प्राइवेट अकोमोडेशन में रहते। आज तो डिवीजन कमीशन की इनको मिली हुई है, तो ये प्राइवेट अकोमोडेशन थी यहीं पे, जहाँ पे खनियारा से उरे कहीं रहते थे, वहाँ पे 18,000 रुपया ये हमारे बैंक से क्लेम करते रहे हैं। ठीक है सर। एक और हमारा जो ऑफिशिएटिंग अलाउंस टू द जीएम्स, और हमारे कुछ एक और अधिकारी थे जो ऑफिशिएटिंग अपना कार्य भार संभाल रहे थे, तो उनका इन्होंने अगेंस्ट द रूल्स वो अप्रूव कर दिया। बोर्ड ने उस ऑफिशिएटिंग अलाउंस को रिजेक्ट किया है, और उसके बाद स्पेशली जो इन्होंने, बोर्ड की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये अलाउंस या कोई भी मतलब ये फाइनेंशियल बेनिफिट देना जो है वो निदेशक मंडल का काम है, बीओडी का काम है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर अपने आप नहीं कर सकता। पर इन्होंने ये इनके जो चहेते थे उन लोगों का ऑफिशिएटिंग अलाउंस देने के लिए इन्होंने अप्रूवल करी है। ये भी एक वायलेशन है। तो इसमें भी लाखों रुपए का इन्होंने बैंक को नुकसान पहुंचाया है इन्होंने। ठीक है सर। इन्होंने जब अपनी एक, मैं आपको बताऊं कि हमारे चेयरमैन साहब ने इनको शो को नोटिस निकाला था। जब ये देखिए, आप ये बता रहा हूं मैं आपको, ये शो कोई नोटिस है, विनोद कुमार ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ हमारे चेयरमैन साहब के ये साइन है, कुलदीप पठानिया जी के। ये डेट है 9/10/23। ठीक है। इसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि आप जब शिमला में जाते हो किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए तो आप बड़े बड़े होटलों में ठहरते हो। ये कहाँ प्रोविजन है? एक आईएएस ऑफिसर जो बड़े बड़े होटलों में है ठहरे और बैंक से वो क्लेम करे, ये प्रूफ है मेरे पास ना। क्या ये ठहर सकते हैं? ये इन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन आज तक इस शो कोई नोटिस का कोई जवाब नहीं है। इस शो कोई नोटिस में यह भी लिखा गया कि आप बैंक के जो ईमानदार अधिकारी हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरे बोर्ड ने 14 15 जो मेरे डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मेरी फेवर में लिख के दिया, मेरे पास हैं। हर एक 2020 से लेकर 2025 तक आप देखें, कम से कम 20 मेरे इसकी फेवर में मेरी जो है मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मेरी फेवर में दिया है। लेकिन हमारे ये प्रबंध निदेशक जो हैं उन्होंने नहीं किया। अब इनकी अपॉइंटमेंट, अब मैं इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इनकी अपॉइंटमेंट एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कैसे हो सकती है। सितंबर 2025 में बैंक के निदेशक मंडल को हटा दिया गया। ठीक है। उन पे एलिगेशन कौन लगाए? 2023 में जो हमारा इंस्पेक्शन हुई थी नबार्ड की, या 24 में हुई थी, उसमें ये एलिगेशंस थे कुछ जो पुराने थे कि एनपीए आपका बढ़ गया, आपके सिंगल एक्सपोजर नॉर्म की वायलेशन हो गई। इस बोर्ड के टाइम की कोई नहीं थी वायलेशन, वो पिछली थी। इस बोर्ड के टाइम में तो रादर एनपीए कम हुआ था, कोई भी एक सिंगल वायलेशन नहीं हुई। वायलेशन में सबसे बड़ी बात क्या थी कि हमारे बैंक के जो प्रबंध निदेशक थे, आज के जो हमारे ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इन्होंने बैंक के निदेशक मंडल की मीटिंगों का बहिष्कार किया। 1.25 साल बहिष्कार इसलिए किया, जब निदेशक मंडल के सदस्यों के पास मेरी अपील गई, उन्होंने बोला कि आप अपील में नहीं बैठ सकते हैं, तो डायरेक्टर ने बोला आप बाहर जाइए, अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया। उसके बाद ये जब तक बैंक में, जब मेरा ये पॉइंट आउट हुआ, उसके बाद ये बैंक के उसमें मीटिंगों में नहीं गए, और नबार्ड की इंस्पेक्शन में ये 2024 में ये आया हुआ, और मेन एलिगेशन यही था इसको बोर्ड को हटाने का। तो अगर बोर्ड के जो चुने हुए सदस्य थे
वो तो हटा दिए गए थे। क्या विनोद कुमार जी को सस्पेंड नहीं होना चाहिए था? अगर डायरेक्टर चुने हुए, जो संवैधानिक तरीके से चुने हुए बंदों को सस्पेंड कर दिया, आपने हटा दिया, तो एक आईएएस ऑफिसर उसका पार्ट था, बोर्ड का मेंबर है, राइट टू वोट है उसके पास, 35B सेक्शन के अंडर वो उसका बोर्ड का मेंबर है, तो क्यों उस अधिकारी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए था? आज की डेट में अगर उनको इस पे लगाया गया है तो वो कैसे हो सकते हैं? वो तो उस बोर्ड के मेंबर थे, जिस बोर्ड को हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, वो दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर कैसे लगा दिए गए? वो एक बहुत बड़ी वायलेशन है ये। ठीक है। अब जैसे जो हमारे अधिकारी थे जो इंक्वायरीज में गलत कामों के लिए प्रूव पाए गए कि गलत कामों में ये आदमी इन्वॉल्व हैं, तो क्या बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया कि इन अधिकारियों के अगेंस्ट इनके एक्शन होना चाहिए? तो वो एक्शन नहीं होना चाहिए था। वो अधिकारी विनोद कुमार जी ने उन अधिकारियों पे कोई भी एक्शन नहीं लिया, और बाइज्जत उनमें से कई रिटायर भी हो गए। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर के भूमिका में, तो अभी आज आप देखें, आप इनकी व्हीकल की ये देखें मिसयूज हो रहा है, मतलब एरिया ऑफ ऑपरेशन के बाहर जाने के लिए भी। तो बैंक का तो 5 डिस्ट्रिक्ट में एरिया ऑफ ऑपरेशन है, तो उसका भी तो वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ ये यूज हो रहा है। बैंक के अब सरकार का जब भी सरकार बदलती है तो हमारे जो एडवोकेट्स का पैनल होता है वो चेंज हो जाता है। वो सरकार द्वारा सुजेस्ट किया गया जो पैनल जो है वही ही हमारे मतलब जो अपने लीगल्स कार्य है उनको वो करता है। लेकिन आज की डेट में खुल्लम खुल्ला उसकी वायलेशन हो रही है, और यही उनसे लाखों रुपया जो है बाहर के एडवोकेट्स को हायर करके बैंक के जो अच्छे कर्मचारी हैं या तो जो इनोसेंट कर्मचारी, उनको डोमिनेट करने के लिए ये हायर कर रहे हैं आज की डेट में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ, इसमें 9 पॉइंट्स हैं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गवर्नर, माननीय चीफ सेक्रेटरी, मैंने इन सभी को ये अवगत करवाया हुआ है इसमें कि ये चीज़ें जो हैं इनके द्वारा जो है गलत किया गया है बैंक में। मेरा किसी के साथ कोई एक व्यक्तिगत कोई ये नहीं है, लेकिन जो बैंक में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और एक एज ए पर्सन, एज एक विशेष कैटेगरी से मेरे उत्पीड़न जो है उसको लेके मैं आपको जो मैंने 14 तारीख को एसपी कांगड़ा के पास मैंने एक अपनी कंप्लेंट डाली है, उसको आप देखें तो मैंने ईमेल